जी नाज़रीन, चैनल 5 पे हमारी ट्रांसमिशन जारी है। इससे पहले हमने देखा था कि रात में ईरानी डेलीगेशन आया था, जिसके बाद सुबह सवेरे अमेरिकन डेलीगेशन आया और साथ ही इसहाक डार साहब ने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने डेलीगेशन को रिसीव किया। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि अमेरिकन डेलीगेशन से जो है वो मुसाफ़ा हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस में, जिसके बाद ईरानी डेलीगेशन से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई और बड़ी ही खुशगवार मुलाकात थी, जिसमें हमने देखा कि मुसाफ़ा किया गया। और अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि फ़र्स्ट राउंड जो है मुज़ाकरात का वो इस वक्त जारी है, लेकिन जैसे जैसे हमें ख़बरें आती रहेंगी हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन। यासिर, ये इत्तलात अभी मौसूल हो रही हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से जो फ़रीक़ैन हैं वो एक मेज़ पर बैठ गए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई अमेरिकन डेलीगेशन से, फिर उसके बाद ईरानी डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई थी और अब निकात के हवाले से जो है वो बातचीत जारी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा खतीजा, एक चीज़ को पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखें, जब से डायलॉग स्टार्ट हुए हैं, बल्कि ये सारी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट जब से नहीं हुई, तब से स्पेकुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही और सोशल मीडिया ख़ासतौर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। क्या कुछ हो रहा है उसके हवाले से पहले थोड़ी चीज़ें हैं जिनकी निशानदेही करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले एक पॉइंट एक सामने ये आ रहा था कि ईरानियन जितने भी अकाउंट हैं, ओवरसीज अकाउंट्स जिनको फ्रीज़ कर दिया गया था, उनको दोबारा से जो है वो अनफ्रीज करने की बात की गई और बहुत तेज़ी से ये रूमर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो सर्कुलेट करना शुरू हो गई। बट द रियलिटी इज़ इस किस्म की अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है और अमेरिकन की जानिब से अभी तक कोई फ्लेक्सिबिलिटी इसके ऊपर नहीं दिखाई गई है। तो इसको अभी तक क्योंकि मटेरियलाइज नहीं किया गया है तो इसको एक स्पेकुलेशन तक ही इसको महदूद रखा जाए। और बहुत सारे जो दीगर पॉइंट्स हैं जिसमें ट्रेड एम्बार्गो की हटाने की बात हो रही थी, रीइंबर्समेंट की कहीं ना कहीं बात हो रही है, इसके हवाले से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो फाइनल वर्ड है, जैसा भी आपने खुद कहा कि ये पहला राउंड है जो डिस्कशंस हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मे बी कि लास्टली इसको डिस्कस ज़रूर किया जाए, बट इनिशियली अभी जो सीज फायर का जो प्रोसेस है उसको मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अभी की जो डायलॉग्स हैं उसका मकसद कतई ये नहीं है कि तमाम चीज़ों को ऑल ऑफ अ सडन इसको शटल कर दिया जाए। अभी जो कोशिश हो रही है वो ये कि ये जो सीज फायर का प्रोसेस है इसको मजीद प्रोलॉन्ग किया जाए और उसके बाद स्लोली और ग्रेजुअली अगले फेज के अंदर जो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ऐसा लगता है कि डेडलॉक बन सकता है या बनेगा इवेंचुअली, उसको फिर सॉर्ट आउट किया जाए। तो इट्स अ फर्स्ट स्टेप और इसमें पहले यही कोशिश है कि जो सीज फायर का जो प्रोसेस है इसको और थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। आयशा खान ने हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से, डेमोक्रेट रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आयशा खान आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है जेडी वेंस से, डेलीगेशन जो है अमेरिकन, उनसे मुलाकात भी की गई, खुशगवार मुलाकात ये बताई जा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी सामने आया था कि ईरान ने अगर हमसे मुज़ाकरात नहीं किए या मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आए तो ईरान पे दोबारा हमला किया जा सकता है। क्या कैसे देख रही हैं आप इन मामलात को, क्या कहेंगी? जी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं और आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है इस वक्त सीज फायर के लिए। जी मैं समझती हूँ कि ये मुज़ाकरात जो अभी हो रहे हैं, इसकी जो सीज फायर की जो मुद्दत है उसमें तोसी की दोनों तरफ से आई थिंक आमादा हो जाएंगे वो इस बात पे कि इसमें तोसी की जाए और सीज फायर और पीस की तरफ ही ये लोग जाएंगे। क्योंकि आपको मैं ये बताती चलूं कि ये सिर्फ दो मुल्कों की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ दो मुमालिक नहीं है, यूएस और ईरान, ये पूरी दुनिया जो है इसकी लपेट में आ सकती है, इसके असरात पूरी दुनिया पे जा सकते हैं। स्पेशली जो अराउंड कंट्रीज हैं उनकी भी बहुत इंटरेस्ट है इस चीज में, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता है, हर कोई यही चाहेगा कि हम सीज फायर और अमन की तरफ जाएं। बिल्कुल। और आयशा ये बताइएगा कि जेडी वेंस के हवाले से ये बातचीत भी हो रही है कि नौजवान सियासतदान हैं और वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं, मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं और ईरान की जानिब से भी यही कहा गया था कि जेडी वेंस को इस मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप हिस्ट्री देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो उन्होंने हमेशा
जंग के अगेंस्ट बात की है, कभी भी उन्होंने वार के फेवर में बात नहीं की है। अभी जब ये सिचुएशन हुई है तो मैं समझती हूँ ये बहुत खुशाइन उनका इकदाम है कि उन्होंने फिर भी डेलीगेशन को भेजा और हमें बहुत हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, स्पेशली जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को चूज किया गया है। और इसमें जो हमारी पाकिस्तानी लीडरशिप है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने जिस तरीके से दोनों ममालिक के साथ ईरान और यूएस के साथ जो अपने पॉजिटिव जो उनके ताल्लुकात थे उसको इस्तेमाल करते हुए जो किरदार अदा कर रहा है और माजी में भी किया है, ये बहुत खुशाइन इकदाम है। जैसे कि आपको मालूम है कि पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो खुद एक टेररिज्म को फेस कर रहा था, और आज उस टेररिज्म के खिलाफ और पीस के बारे में जो किरदार आज हमारे जो ट्रू हीरो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और Right. प्राइम मिनिस्टर, मतलब इन्होंने एक दे मेक द हिस्ट्री। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़ीर, ये बताइएगा कि चाइना और रूस का भी अहम किरदार हो सकता है। इससे पहले हमने देखा कि मुज़ाकरात से पहले इसहाक डार साहब जो है उन्होंने चाइना का दौरा किया था और वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो फ़ॉरेन पॉलिसी के इक़दामात के हवाले से भी चाइना का अहम रोल हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। बहुत बिल्कुल, अहम इम्पोर्टेंट रोल है। रोल इसमें रहा है थ्रू आउट और अभी भी है। और अगला मरहला जिस तरह अभी यासिर भी डिस्कस कर रहे थे, असल मरहला तो अब शुरू होना है मुलाकात के बाद। और जिस तरह फेक न्यूज़ का जो इन्होंने जिक्र किया उससे पहले हम इस पर बात भी कर चुके हैं और अमेरिका ने इसकी तरदीद भी कर दी है। और रॉयटर्स ज़ाहिर है इतनी बड़ी न्यूज़ एजेंसी और उसकी तरफ से ये दावा करना, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन मुज़ाकरात को सबूताज करने की किस लेवल पे कोशिश की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इन मुज़ाकरात की, और अपने चीन का जिक्र किया, न सिर्फ चीन बल्कि रूस भी ये चाह रहा है कि ये जंगबंदी हो और इस मुस्तकिल इसका कोई हल निकले। जहाँ तक खुद ईरान की बात है, ईरान का जो 1 पॉइंट एजेंडा वो ये है कि इस जंग यहाँ से इस्लामाबाद से वो जाएं, और जब जाएं तो ये ज़मानत लेके जाएं कि अब जंग नहीं होगी, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। थोड़ी बहुत चीज़ें ज़ाहिर है इतना जिस लेवल पे ये जंग जा चुकी थी वहाँ से रिवर्स होना, फिर दोनों का इस एक जगह इकट्ठे होना इट्सेल्फ बहुत बड़ी खबर है ये, और बहुत बड़ी कामयाबी है ये तमाम इंसानियत के लिए भी ख़ास तौर पे। डेवलपमेंट्स तो हो गई हैं। अगले मरहले की जो आप बात कर रही हैं, चाइना का ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, जो कि था पहले भी और अब मज़ीद शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों को मैच्योर करना है आपने, फेक न्यूज़ से अपने बचाना है। अभी आप भारत हमारा असली दुश्मन है और उनसे आपने इसको कैसे टैकल करना है, किस तरह बचाना है। फेक न्यूज़ तो इस तरह चलती हैं, अभी लग ये रहा था कि शायद पता नहीं कितने मुज़ाकरात कामयाब हो गए और उसके पीछे यूँ हुआ नाकाम हो गए, ये मुतालबा भी पूरा कर दिया। डी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि पाकिस्तान चूँकि इसकी मेज़बानी कर रहा है, चाहे ईरान के डेलीगेशन की सिक्योरिटी का मामला हो, यूएस के डेलीगेशन की सिक्योरिटी का मामला हो, और ख़ुद इस वक्त जो इस्लामाबाद में डायलॉग्स हो रहे हैं वहाँ से कोई भी इत्तला बाहर नहीं आ रही, और जो आ रही है वो ऑफिशियल तरीके से आ रही है और उसको पब्लिक भी बड़े टाइमली किया जा रहा है। वजह सिर्फ ये है कि ताकि किसी भी तरह का कोई रूमर ना जाए, और कुछ भी एक लफ्ज़ भी अगर गलत हो गया तो उसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव जाएगा पूरी दुनिया में। बहुत एहतियात से ये चीज़ें आगे लेके चलनी है, और पाकिस्तान पे ज़ाहिर इस अमल की ज़िम्मेदारी है। बहुत अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ये तो आलमी सतह पे मानी जा रही है, अब तो कोई इसमें शक है ही नहीं। जहाँ तक अभी इसकी इन डेवलपमेंट्स की बात करें तो अब अगला मरहला है जिसमें लॉबिंग है, और उसमें ज़ाहिर है चीन, रूस, फिर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं फिर से कहूँगा कि भारत से आपने कैसे इसको बचाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो, और इसके ऊपर काम हो चुका है। ये कोई अभी हम अगर अब यहाँ बात कर रहे हैं तो हमारा जो थिंक टैंक्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उसकी जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि त्यारा जो दिखाया जा रहा था वो था नहीं, जो ट्रैक जो हो रहा था कोई और त्यारा था, जो आया कोई और था। तो इससे आप इमेजिन करें ना कि पाकिस्तान किस तरह चीज़ों को इस पूरे अमल की हसासियत को समझता था, चूँकि माजी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हमने इन चीज़ों को बचाना है और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। तो अगेन ज़ाहिर इंटरनेशनल फोरम्स को एक्टिवेट होना पड़ेगा, और उसके ऊपर पाकिस्तान ज़ाहिर काम कर चुका है। मोफा
को जितना क्रेडिट दें कम है, क्योंकि जो लॉबिंग थी हमारी माजी में हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे चीज़ें हम उस तरह मैनेज नहीं कर सके, लेकिन इस दफ़ा बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन थी उसकी, और यही वजह है कि आज इस्लामाबाद जो है वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना। बिल्कुल यासिर, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी को दुनिया देख रही है और बड़े ही महारत के साथ जो है वो टैकल किया है। जब ईरान ने सऊदीया पे हमला किया था, क्योंकि हम एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, जब ईरान ने सऊदीया पे हमला किया था तो हमारा दिफाई मुआहदा था और फिर ये लग रहा था कि पाकिस्तान को इस जंग में ना कूदना पड़े, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने अपने ईरानी ब्रदर ममालिक से भी किस तरीके का ताउन किया और सऊदीया को भी यकीन दहानी करवाई और अनथक मेहनत और कोशिश से हमने आज देखा कि इस्लामाबाद में जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो वाकई काबिल दीद है। Absolutely, there is no second thought. इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जो डिप्लोमेसी हमारी रही है सो फार, इसमें सबसे बड़ा जो कमाल है वो ये रहा कि इस सारी निगोशिएशंस के अंदर आप ये देखिए कि आपके साथ सब खड़े हुए हैं। एक वक्त ऐसा था पाकिस्तान जब कश्मीर के इशू के हवाले से या दीगर इशूज़ के ऊपर जब आवाज़ बुलंद करता था तो उसके पास इतने लोग या वोट्स नहीं हुआ करते थे, लोग इतना ज़्यादा ममालिक उसके साथ नहीं हुआ करते थे। बड़ी अनफॉर्चुनेट ये हमेशा से रही है ओवर द ईयर्स कि आपके जो ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं वो भी आपको उस हद तक सपोर्ट नहीं करते थे। हैविंग सेड दैट, इस वक्त ये बड़ी बात है कि रशिया भी आपके साथ खड़ा है, स्टैंड बाय कर रहा है, चाइना आपके साथ स्टैंड बाय कर रहा है, वेस्ट आपके साथ है, अमेरिकन आपके साथ हैं, ईरानियंस आपके साथ हैं, सऊदीज़ हों, जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन ये कि फार ईस्ट में भी जो कंट्रीज़ हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। इस वक्त ऑल एंड ऑल पूरी ग्लोबल सपोर्ट आपके साथ है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी लीडरशिप की। यानी कि जब आपके पास वाइज लीडरशिप आती है, जब आपके पास ऐसे लोग आपको मैसर आते हैं जो वाक़तन मुल्क के इंटरेस्ट का सोचते हैं, और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इससे पहले भी आई होंगी अच्छी लीडरशिप, इसमें कोई वो नहीं हो सकता, बट ये कि जो फॉरेन पॉलिसी को टेकअप जिस तरह इस दफ़ा किया गया है ये बड़ा हैरान कुन है। इस दफ़ा जो टर्न अराउंड आया है ये हमने अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमने विटनेस नहीं किया, और पाकिस्तान की कोई इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है, यानी 80 साल के अंदर पाकिस्तान में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि पूरी दुनिया के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान से बैठकर किए जा रहे हैं। इससे पहले आपने एक चीज़ की और जो पोटेंशियल थ्रेट है उसकी बात की है, मैं उनको असल में ज़फ़ीर भाई उसको डिस्काउंट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो भारत है इसका रोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता गया है। ये 10th के बाद ये जो आपको याद होगा 10th मई के बाद इनका रोल पहले ही हमने बहुत ज़्यादा इनको आइसोलेट कर दिया, और उसके बाद ये डे इन डे आउट ये डिटेरिएट करते रहे, और ये अब इस हद तक आइसोलेट हो गए हैं कि जो उनकी रिफ्लेक्शन आप उनका जो मीडिया है उसके ज़रिए देख सकते हैं। वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, बहरहाल इसके ऊपर तो राय हम इसलिए नहीं देते। एग्जैक्टली खित्ते में जो क्लेम कर रहा था कि इस खित्ते का सबसे बड़ा चौधरी मैं हूँ, तो वो तो इररेलेवेंट है आज मुज़ाकरात में, और खुद उनका जो मीडिया इसको थोड़ा सा और फर्दर ले जाता हूँ। फिर भाई ये जरा तवज्जो रहे कि ये जो इकोनॉमी जो अपने आप को क्लेम करते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारी इतनी बड़ी 4000 अरब से ज़्यादा की हमारी GDP है, इसको एक बहुत बड़ा जॉल्ट लगने वाला है। गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे इसी साल के अंदर इनके अंदर ये जो 1100 अरब रुपए से ज़्यादा का आप समझ लें कि जो कटिंग है ना वो होने वाली है, इस GDP के अंदर एक कट लगने वाला है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है, वो मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ज़फ़ीर साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ना ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मकसद ये होता है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके, और दुनिया में सर्वाइव वही लोग कर सकते हैं या वही कंट्रीज कर सकती हैं जिनके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। लेकिन इसमें यासिर इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ टक्कर ली और उनको अपनी पॉलिसी जो है वो रिव्यू करना पड़ी, और ज़ाहिर है उन्होंने नए सिरे से बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के साथ भी उनका यही हुआ। अब इस खित्ते में चूंकि पाकिस्तान तो टेक ओवर कर चुका है, बिल्कुल ठीक है। सो आपको लगता है कि ज़ाहिर है जब खित्ते की बात होती है और मफाद जुड़ा है खुद भारत का, जिस इकॉनमी की आप बात कर रहे हैं, जिस नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा अगर वो मजीद जंग की तरफ जाता है, कोई चालाकी करता है या पाकिस्तान के साथ टक्कर लेता है। सो हजम करना बहुत मुश्किल है भारत के लिए, लेकिन आप समझते हैं कि वो ऐसी कोई पॉलिसी लेके आएगा कि उनके लिए माजरत चाहूंगी। फजल खालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ वाशिंगटन से। बहुत शुक्रिया फजल आपके वक्त का। ये बताइएगा, माजी में हमने एक वो वक्त भी देखा जहां पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था डू मोर का, लेकिन आज पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां दो फरीकैन को मुज़ाकरात की पाकिस्तान ने दावत भी दी, रिसीव भी किया, और आज पाकिस्तान में ये अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो आज के जो मुज़ाकरात हैं
इसमें नो डाउट कि ये पूरी वर्ल्ड के जो लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरी दुनिया की आज हमारे पाकिस्तान के ऊपर नजर है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही जब पाकिस्तान इसमें सालसी बना सीज फायर के लिए, तो उसमें दूसरे कंट्रीज ने भी हिस्सा लिया, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन रोल था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उस सिलसिले में जो है कि पूरी जो आप देखते हैं कि जिसमें पूरे खित्ते में अमन को लाना और अमन का दाई बनना, ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल था। तो आज जो जैसे अमेरिका के सुपर पावर जो प्रेसिडेंट हैं और उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी हदायत पर, प्रेसिडेंट की हदायत पर जो है वाइस प्रेसिडेंट आज चौथी दफा जो पाकिस्तान में वर्ल्ड की तारीख में वो चौथी मरतबा जो है वो एक आ रहे हैं और यहाँ जो है एक मुज़ाकरात के लिए आए। जो एक अब तो सिर्फ ये यहाँ ये देखना पड़ेगा ये पाकिस्तान के लिए किस तरीके से आए हैं। वो एक ना सिर्फ विजिट के लिए हैं, अब पाकिस्तान को बतौर एक सालस मानते हुए आए हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक ताकत है, बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे एक नजर है कि जिसमें स्पेशली इंडिया के लिए जो है वो एक बड़ा एक उनके लिए एक मौत नजर आती है कि भी इतना बड़ा जो है ये इशू है और वो उसकी सालसी कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। यहाँ ईरान भी आया हुआ है, यहाँ दूसरे चाइनीज के लोग जो है उनकी नजर है, सऊदीया से भी लोग आए हैं, ठीक है। और इसको इतना सीक्रेसी रखा गया है और पाकिस्तान ने बहुत जिम्मेदारी का एहसास करते हुए यहाँ कोई चीज इसको वाज़ह नहीं की, ना किसी चीज को लीक आउट किया अभी तक। तो अभी जो इतलात हैं कुछ भी इसमें कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस होंगी, जिसमें यूरेनियम के बारे में डिस्कस होगा, जिसमें लिबनान का जो अटैक हुआ उसके बारे में डिस्कस होगा कि और कुछ शराइत जो हैं ऑलरेडी मानी गई हैं। अच्छा फजल कत्ता कलामी की माजरत चाहूंगी, ये भी बताइएगा कि लिबनान और इसराइल के दरमियान भी मुज़ाकरात अमेरिका में होने थे, इस हवाले से कोई इतलात सामने आई हैं? जी जी, आपको याद होगा कि जब एक दो दिन पहले जो सीज फायर से पहले जो जैसे इसराइल ने जो एक शरारतन लेबनान पे हमला कर दिया, तो वो जो हमला हुआ है, अटैक हुआ है, तो उसके बाद फिर ईरान ने कहा ये हमारा इसमें शामिल था, जबकि जो जेडी वेनस और दूसरे जो इनके इसराइल के लोग हैं वो कहते हैं कि ये मामला लिबनान का शामिल नहीं था, लेकिन ईरान ने भरपूर स्टैंड लिया हुआ है कि ये मामला हमने उठाया था, ये हमारा पॉइंट था कि लिबनान के ऊपर भी जो अगर कोई किसी किस्म की इसराइल हमला नहीं करेगा, लिबनान भी उनके साथ है, वो लिबनान के साथ खड़े हुए हैं, तो वो भी एक कंट्री है। तो इन्होंने कहा था कि भी हमारा अभी नहीं है, लेकिन इस इशू पे भी बात होगी। तो कुछ ये प्रोसेस अभी चल रहा है। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये अगर इसमें कुछ भी है, ये अगरचे ये फौरी तौर पर मुतालबात नहीं भी माने जाते, लेकिन ये आगाज हो चुका है, ये प्रोसेस हो चुका है, जिसके सिलसिले में जो है पूरा एक टाइम लगेगा इसको हल होते हुए। ये खित्ते की जंग है, ये छोटी सी जंग नहीं है जिसने तबाही मचा दी है। तो अब दूसरी तरफ से उन्होंने पूछा कि भाई इसराइल कह रहा है कि मैं सिर्फ यूरेनियम ढूंढना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ इनसे, ईरान से। तो इस सिलसिले में जो बात होगी वो ईरान जो वाजह है उसका मौक़िफ़ है कि भाई आप देखें कि जो जितनी इन्होंने बमबारी की, जितनी इन्होंने डिस्ट्रक्शन की है ईरान के ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि आए हम आपकी मदद करते हैं, ढूंढ लें, ये वो तो सारा खाक में मिल गया है, उसके साथ अगर कुछ जो जितने थे। तो अब यहाँ जो मुझे जो चीज नजर आ रही है कि अमेरिका से जो भेजे, अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि जेडी वेनिस जो है, ये थोड़ा सा मैं आपको इनका बैकग्राउंड बता दूं कि जेडी वेनिस जो है वो शुरू से ही जो वार को पसंद नहीं करते और ये शुरू से ही वार के खिलाफ थे। और दूसरे जो स्टीव जो आए हुए हैं, दूसरे उनके साथ जो डेवलपर हैं वो डेवलपर हैं। दूसरा उसके बाद जो उनके दामाद हैं किशन, वो भी हैं। वो सारी इन चीजों को मज़ाकरात इसलिए आए हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि जेरेड कुशनर के हवाले से ये बात भी हुई कि उनका खासा झुकाव है इसराइल की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का। जी झुकाव, क्योंकि बेसिक जो है ना वो आप यहाँ देखें कि अगर ईरान को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ईरान ने पहले कहा था कि किसी को नहीं भेजना, हमें किसी अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हमें सिर्फ जेडी वेनिस पे है। जेडी वेनिस वो है पर्सन के जो
वार के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि वार हो, कि वार में ये होता है कि डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही वो चीज होगी, उसके लिए नुकसान होगा, जबकि अमेरिका को इसमें फिसलाया गया है जंग में। तो इस जंग से बाहर निकलने के लिए उन्होंने सदर ट्रंप को जो है मोटिवेट किया। सदर ट्रंप जो है वो अब चाहते हैं कि जेडी वेनस को इसलिए भेजा कि कुछ ना कुछ मजाकरात करें। अब वो खुद भी, आपने लास्ट ट्वीट भी पढ़ा होगा सदर ट्रंप का, कि उन्होंने कहा कि ये देखें कि ईरान जो है वो अपना, मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर कदम बढ़ाएगा। और कुछ ले और दो की बात होती है कि भी कुछ मुतालबात को जो है इनको थोड़ी सी नरमी करनी पड़ेगी, कुछ उनको नरमी पड़ेगी। आप देखें अपना हुर्मुज़ जो है, अपना स्टेट जो हुर्मुज़ की है, तो वो उसमें भी उसको ओपन करने के लिए भी कहा गया। जब लिबनान पर अटैक हुआ उन्होंने फौरी बंद कर दिया ईरान ने इसको अपने हुर्मुज़ पर। अब अपना हुर्मुज़ जो है वो एक इंडिपेंडेंट है, उसमें यहाँ कुछ मुझे जो लग रहा है कुछ ऐसा मामला होंगे कि जैसे अपना हुर्मुज़ को ओपन करने के लिए कुछ टैक्सेस की बात होगी, जो कुछ ताकि वो इसी जो, और ताकि ऑयल जो ओपन हो, इसकी जो डिस्ट्रक्शन हुई उसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो होगा, उससे जो भी हासिल होगा उससे वो ईरान अपनी कंस्ट्रक्शन भी करवाएगा। उनको भी कुछ अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके सिलसिले में वो बात करेंगे, तो ताकि वो दोनों फरीक की बात सुनेगा पाकिस्तान, फिर किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। और बिल्कुल फजल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आयशा का रुख करेंगे। आयशा, ये बताइएगा कि 25वीं अमेंडमेंट लाने की बातें की जा रही थी, और अगर ऐसा होता है तो फिर जेडी वेंस के पास इख्तियारात होंगे। क्या समझती हैं आप कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा प्रेशर में आ गए होंगे, इसलिए कहा है कि ठीक है मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं? जी ऐसा है। मैं इसके जवाब से पहले आप अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर जेरेड का जिक्र कर रही थी कि उनका झुकाव जो है वो ज़्यादा है इजराइल की तरफ। तो मैं ये बताती चलूँ कि वो एक जूइश फैमिली में पैदा हुए हैं, और इसकी एक वजह जो हम सबको मालूम है कि एक वजह हो सकती है कि उनका झुकाव ज़्यादा जो है वो इजराइल की तरफ है। आपका जो देखिए, जहाँ तक दबाव की बात है तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी दबाव की मैं यहाँ पे कोई बात कर सकती हूँ। बहैसियत जंग लेके आना जो है ना, वो आजकल के उसमें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवन के अमेरिकन जो हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। हमारी इकानमी जो है इसका बहुत बुरा हाल है। तो जंग का खित्ते में होना और ये उनका दावा करना कि एक पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, कि एक पूरी तहजीब को ख़त्म कर देंगे, ये इतना आसान नहीं है। और वो उनको भी इस बात को वो रियलाइज़ कर चुके हैं, इस बात को कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जैसे कि उनको लग रहा था। लेकिन जब ये चीज़ शुरू हुई और जिस डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा था वो पूरी दुनिया के सामने है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अभी भी मैं इस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ कि वो सीज फायर की मुद्दत को बढ़ाएंगे, तो सी करेंगे उसमें, और जंग और की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है यासिर, जिस वक्त खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अब्बास अरागची की जर्मन के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनी गुफ्तगू हुई है। इस वक्त जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, और ये एक अहम पेशरफ्त है कि जर्मन के वज़ीर ख़ारजा से भी अब्बास अरागची की टेलीफोनी गुफ्तगू हुई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इस विजिट से पहले उनकी जो है वो ओवरनाइट डिस्कशंस हुई हैं फ़ोन के ऊपर, और वेस्ट की तरफ से जो उनका मौक़िफ़ था वो बड़ा क्लियर रहा है। और इस वक्त सारा जो गेम है वो सारा है डिप्लोमेसी का, और कौन किसकी साइड है ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और वेस्ट ने जो इस पूरे एपिसोड के अंदर अपना रोल प्ले किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशल रहा है। और इसके ऊपर जो यूएस प्रेसिडेंट है बहुत ज़्यादा नाला भी रहे, बहुत हॉस्टाइल किस्म की स्टेटमेंट भी उन्होंने दी हैं, और उसका सिलसिला अभी भी जारी है। असल में इसका थोड़ा सा एक एनालिसिस अगर हम करें तो पूरी दुनिया में इस वाक़तन जो लीडर्स होते हैं, जो नेशंस को लीड करते हैं, वो थोड़े हैं, और पॉलिटिशियंस आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और उसमें से भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो जिनको मैं सोशल मीडिया स्टार्स कहता हूँ। ये सोशल मीडिया स्टार्स जो हैं ये सोशल मीडिया पे जिंदा रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उनकी पूरी सियासत बाय द वर्च्यू ऑफ सोशल मीडिया जो है वो काम करे। उसमें एक तो ये आपको मिल जाएगा नरेंद्र मोदी, इसके जो फैसले हैं, इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उससे ये पता चलता है कि ये कोई
कोई सस्ता सा, सॉरी मुझे ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बट ये कि वो उसको टिकटॉकर कहा जाता है या सोशल मीडिया कोई आप वो कह लें इन्फ्लुएंसर, ये उस किस्म की हरकतें करते हैं, उस किस्म के बयानात देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी उससे कुछ कम नहीं है। उसके साथ साथ जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो भी इसी किस्म की कुछ स्टेटमेंट्स देने में जो है माहिर हैं। जो वाकईतन लीडर्स होते हैं ना, वो अपनी नेशन को बिल्ड करते हैं। आपको बताऊं, इस वक्त इतनी ज़्यादा पोटेंशियल थ्रेट हमें मौजूद है इस पूरी दुनिया को। एक तो हम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसके बाद एक और बहुत बड़ी पोटेंशियल थ्रेट अब सामने आ गई है पूरी दुनिया को, उसके बारे में अब सोचना पड़ेगा। मैं बार बार तस्करा कर रहा हूँ, अभी तक इसके ऊपर बात नहीं हो रही। हम तो शायद अभी इस मामले में पीछे हैं, बट ये कि वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा कि एआई की वजह से जो जॉब कटिंग हो रही है, जो बहुत सारे इदारों में कॉस्ट कटिंग हो रही है, इसको कैसे ओवरकम करना है, ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे कैपिटलाइज करना है, इसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट दोबारा से करना पड़ेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हम एक सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे ओवरनाइट, और इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, और जिस किस्म के ट्वीट्स हो रहे हैं, मैं तो यहाँ पर उसको रिपीट नहीं कर सकता। अगर इस किस्म की अप्रोच होगी और इस किस्म के पॉलिटिशियंस अगर लीड करेंगे, और उसमें से भी जो ज्यादा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें उनका कहना था कि हम अबनाए हुर्मस को, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को साफ कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त ट्वीट भी आया है और दूसरी जानिब जो है वो मुज़ाकरात भी जारी हैं, पहला राउंड का आगाज़ हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम सूरत हाल को? जी ज़रा दोबारा बोलेगा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है शेख साहब? जी अब आ रही। शेख साहब, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो है वो सामने आया है और इस वक्त वो कह रहे हैं कि अबनाए हुर्मस को, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को जो है वो साफ करने की कोशिशें जारी हैं। अब इस बयान का जो मतलब है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप ही बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, लेकिन जो पहला राउंड है मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में, उसका आगाज़ हो गया है। इतलात ऐसी हैं कि खुशगवार माहौल में ये मुज़ाकरात तय पा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर मैं इसे सफारती ज़ुबान में अगर इसको समझूँ इस ट्वीट को, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों अफ्रीकैन बैठ रहे हैं, ये बैठ के उन मामलात को सीधा करने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से वहाँ पर मसाइल हैं। जैसे आपने हुर्मस की बात कर रहे हैं, तो आपने हुर्मस तो आपको पता ही है कि वो ईरान की जुरिस्डिक्शन है। अब वहाँ पे जो उनको रुकावटें हैं उसको हल करने के लिए ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक नुक्ता उसमें आपने हुर्मस की जो है ना वो इंटरनेशनल उनके हवाले करने की बात हो रही है, लेकिन चूँकि ईरान इसका मालिक है, इस मिल्कियत उसकी है, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी जो सॉवरेनिटी जो किसी मुल्क की है वो कायम रहनी चाहिए। अब उसके ऊपर बातचीत ये हो सकती है कि उसका तरीक़ाकार क्या है। अब उस तरीक़ाकार के ऊपर बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है ट्वीट उसकी तरफ अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो मुझे तो यही इनकी जो है ना वो लगती। दूसरी बात यह कि अभी जैसे आपने मुज़ाकरात का जिक्र किया, तो आपने देखा कि दोनों जो डेलीगेट्स थे वो 1 बाय 1 जो है वो आए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के लिए, और उसमें आप ये देख सकते हैं कि बड़ा पुरतपाक जो है ना इस्तकबाल किया जा रहा है उनका, और बड़ी गर्मजोशी के साथ जैसे जेडी वेंस आए हैं, उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात की है, और फिर शहबाज शरीफ से जो है ना कुशनर जो है ना गले भी लगे हैं। तो अब ये गले मिले तो इसका मतलब ये है कि बड़ा एक पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ से, जिस तरह जो उनके स्पीकर हैं ईरान के, और उसके साथ जो है ना अब्बास अरागची हैं वज़ीर ख़ारजा, तो वो भी देखें उसी गर्मजोशी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें ये, जैसे मैं अगर ज़ाती उसमें महसूस करूँ तो ये शुक्रगुजारी का अंसर भी हो सकता है कि हाँ जी ठीक है, आपने एक जो है ना एक बड़ी जंग और एक बड़ी जो है ना वो जंग व जदल से जो है ना निकाल रहे हैं खित्ते को, तो उसमें पाकिस्तान के किरदार की एक तरह से ये तारीफ़ भी हो रही है और तौसीक भी हो रही है। तो अब आगे जिस तरह से मुज़ाकरात बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे जिस तरह से मामलात हो रहे हैं, उन मामलात में अगर हमें पॉजिटिव अगर हम उसको लें तो उसमें हमें ये नज़र आएगा कि अभी तक जो जैसे हम रात से जो है ना ट्रांसमिशन में हैं और रात से जो है ना चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और पॉजिटिव हैं। अभी जैसे आपने एक जिक्र किया था वो इंडियन एक जर्नलिस्ट का, कि जिन्होंने कहा कि जी ये शायद वापस जा रहा है, इनका जो है ना वो उनको बड़े इसराइल से बड़ी
पक्की जो है ना इनकी खबर थी। तो मेरा ख्याल है आप उस चैनल के जो एडिटोरियल बोर्ड है उसको चाहिए कि उसको फारिग करें कि आखिर इतनी जो झूठी खबरें, इतनी फेक न्यूज़ जो है ना वो फैला के वो अच्छा किसको शेख साहब, फायदा ये पहुंचा पहली रहे हैं। मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी वो लाहौर का पोर्ट फतह कर चुके हैं बकौल इंडियन मीडिया के। ये असल में उनकी जो है ना आप ये समझ लें कि वो उसको मैं उन्हीं की ज़बान में अगर बात करूं तो उनका संतुलन बिगड़ गया है। तो मेरा ख्याल है कि उनका दिमागी संतुलन जो है ना वो बिगड़ा हुआ है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी शानदार कामयाबियां हैं कि इस वक्त जो कि एक आलमी कुव्वत, एक दुनिया की सुपर पावर जो है ना वो पाकिस्तान के पास आ रही है कि ये मामला हल करवाएं, सालिसी के तौर पर, एक सालिस के तौर पर इसमें नज़र आए। और पाकिस्तान इस वक्त सालिस भी है, मेज़बान भी है और एक वलवला और जोश भी है पूरी कौम के अंदर। और हमें उम्मीद है कि हमारी हुकूमत पूरी जो है दुनिया की वो नज़र जो है वो पाकिस्तान पे है, इस्लामाबाद पे है। क्या पॉइंट करेंगे इस पे ज़फ़ीर? इसमें कोई शक नहीं है, नज़रें हैं। और जिस तरह भी शेख साहब भी फरमा रहे थे, बड़ा दिलचस्प मरहला अब शुरू होने जा रहा है। चूँकि मुज़ाकरात तो बहुत दिनों से चल रहे थे ना, अब तो ऑफिशियली चूँकि मुलाकातें हो गई हैं, दोनों बैकडोर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी। सो अब अगला मरहला है कि फ़ेस टू फेस हो, फिर एक मुश्तरका अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, जो कि होगी नहीं बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन अगर होगी तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। सो चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। चीज़ों को मैच्योर कैसे करना है, इसको बचाना कैसे है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बड़े बड़े इदारे जो हैं वो इस वक्त फेक न्यूज़, और फिर देखिए किसी को भी ये चीज़ हज़म नहीं हो रही इंटरनेशनल अरीना में, उसको बड़ा अपने करीब से देखना है। पाकिस्तान की जो कामयाबी है कोई इमेजिन ही नहीं कर रहा था कि इस सतह पे होगी और इस तरह होगी। और फिर दुनिया, जो शेख साहब ने अभी भी जिक्र किया, दुनिया की जो सुपर पावर है वो इस्लामाबाद में आएगी, वो टेबल पे बैठेगी। और आप इमेजिन करें कि कल जब मौरख लिखेगा, चीज़ें जो वक्ती अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं, आप जब ये फोगी वेदर ख़त्म होगा, धुंध हटेगी, तो आप चीज़ें देखेंगे तो आप फिर आप रिव्यू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है। ज़फ़ीर साहब, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि हमारे शेख साहब इज़ क्वाइट एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन और इट्स अ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं थोड़ा सा भी उनकी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है उसको पॉजिटिव ले रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसको ज़रा साइमल्टेनियसली अगर देख लें, पिछले की जो 10-12 ट्वीट्स हैं अगर उनको देखेंगे तो उसको अगर देखते हुए अगर इस ट्वीट को देखेंगे तो ये तो एक पोटेंशियल थ्रेट है ना, तो ये पोटेंशियल थ्रेट ही इसको समझा जाए। और इससे पहले भी ये डिस्कशन हो रही थी कि जिस किस्म की, लेकिन इसमें यासिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चूँकि अमेरिका ने ये डेलीगेशन भेजा ना, खाली ट्रंप की बात नहीं है। ट्रंप के बयानात को मत कहिएगा प्लीज, उस तरह सीरियस नहीं लिया जाएगा। नहीं, वैसे उन्होंने काफी दफा तो यू टर्न लिया है ना, पहले कहा था कि ईरान की देश को तबाह कर देंगे, फिर पहले 5 दिन की दिलचस्प बात, ये यू टर्न वाली जो बात है ना, मैं इस पे तमाम हजरात को रिक्वेस्ट करूंगा, ये लफ्ज जो है इसको हज़म। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं इसकी तरफ, लेकिन यासिर एक बॉडी लैंग्वेज पे आऊंगा। बॉडी लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट। जी प्लीज कैरी ऑन। मैं अपने जेदी की बात करें ना, पंजाब वाला जेदी, तो देखिए वो जब ईरान पर अटैक करने की बात हुई तो उस मशावरती इजलास में वो शामिल नहीं था और इस डेलीगेशन को वो लीड कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें बड़ी सीरियस नोयत की हैं। और दूसरा ये कि मैं हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये तो अगले प्रेसिडेंट हैं आपके यूएस के। सो हाँ, वो इन सारी चीज़ों को इस तरह ख़राब नहीं होने देंगे और उनका थिंकिंग भी ख़राब नहीं होने दे रहा। इस चीज़ को समझें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पब्लिक फिगर में, एक सोशल मीडिया स्टार में और एक वाक़तन पॉलिटिशियन में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, और विच वी कैन सी क्लियरली कि जेडी विंस जो हैं वो डायलॉग पे बिलीव करते हैं, और ऑन दी अदर हैंड जो उनके ऊपर हैं वो जिस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये हम सिर्फ सोशल मीडिया स्टार को इस तरह उनका यासिर भाई वो बड़ा टाइमली चीज याद है। जो क्वेश्चनर साहब हैं उनको कान कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप का कराची की जो एक टॉप लीडरशिप होती थी, ज़रा जिक्र नहीं कर सकते थे उनके बयान को, फिर वो कहते थे कि यार वो जरा समझा करें। ट्रंप बेचारे के साथ यही हो रहा है। सो इस चीज को थोड़ा सा समझिए। विंस आपका जो है ना, ही इज 41 इयर्स ओल्ड नाउ, ठीक है, और एक पोस्टर बॉय है सर वो है। हाँ बिल्कुल, आप
और ये डायलॉग की जैसे बात हो रही है, जब ये कैंपेन चल रही थी उस वक्त भी उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया आई मस्ट से, कि हम जो है ये अफगानिस्तान से जो विड्रॉल वाला मामला है इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, ये एक अमेरिका की हिस्ट्री रही है, अगर आप लोग इससे वाकिफ हो, यकीनन इससे वाकिफ होंगे, जब वियतनाम से भी जब ये सारे फोर्सेस को विड्रॉ किया जा रहा था उस वक्त भी यूएस प्रेसिडेंट इसी तरह की स्टेटमेंट पहले पॉलिटिकल कैंपेन में देते रहे कि हम वियतनाम से पहले फोर्सेस को विड्रॉ करेंगे, देन ये होगा। लेकिन लेटली कुछ और हुआ और बहुत देर बाद जाकर ये फैसला किया गया। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन रही, बट ये जो वाला कल्चर है ना, और ख़ासतौर पे ये जो एक बहुत रिग्रेसिव अप्रोच रखने वाली जो अभी ये लीडरशिप है, ये बड़े अरसे के बाद आई है। और वो एक पॉलिसी को टो तो करते रहे, बाइडेन भी करते रहे, ओबामा भी करते रहे, बुश भी करते रहे, और बहुत सारे और दीगर लोग भी, क्लिंटन साहब भी करते रहे। बट ये ऑल इन ऑल कि अब जो फोकस होगा अमेरिका का वो इसके ऊपर होना चाहिए। होगा क्या, होना चाहिए कि ये जो एक प्राइड था, एक सुपर पावर के पास जो होता है, जो पूरी दुनिया में उनकी एक से होती है, उनकी करेंसी की जो एक स्टेबिलिटी होती थी, जो उसको डिग्निटी है, वो सब खत्म हो चुकी है, वैनिश हो गई है। उसको कैसे रिटेन किया जाएगा, ये अब मेरे ख्याल में जेडी वेंस के लिए बड़ा काम सवाल तो ये भी है ना कि वेनेजुएला के बाद हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा मिस कैलकुलेट कर लिया ईरान को। पहले कहा था कि क्यूबा को नहीं छोड़ेंगे, फिर कहा था कि ग्रीनलैंड अगर मांग लिया तो क्या वही हमारे यहाँ भी इस तरह की एक दफा एक एपिसोड ऐसा भी आया था कि हमारे पास भी एक ऐसे वो लीडर थे, वो यही कहा करते थे, मैं नहीं छटांगा, उसको नहीं छटांगा, मैं उन्होंने फाड़ लाऊंगा, ये इस किस्म की बात किया करते थे। तो ये जो सुल्तान राही कल्चर है ना, ये पंजाबी फिल्मों में अच्छा लगता है, बट इन अ रियल लाइफ, और खासतौर पे जब आपके पास इतना बड़ा ऑफिस हो, आप इतने बड़े ऑफिस बेयरर हो, तो ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता। अभी जैसे शेख साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाता है, तो मेरे ख्याल में तो ये चीज़ कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आई जो कि आनी चाहिए थी। यूएस प्रेसिडेंट की जो सीट होती है ना, वो आप समझ लें कि इस पूरी दुनिया के जितने भी ओहदे होते हैं ना, उसमें सबसे पावरफुल शख्सियत उसको समझा जाता है। सुपर पावर की जो सुप्रीमेसी थी वो चैलेंज हुई है, चैलेंज हो गई ना, वो आपने खत्म कर दी है, अब वो वैनिश्ड हो गई है। अब आप कैसे करेंगे? अब तो हाल ये है कि अब मैं आपको एक और हाल ये कि हम उनके ट्वीट को सीरियस नहीं ले रहे। अब ट्वीट को ये देखें ना आप, पहले अगर कोई यूएस प्रेसिडेंट अगर कोई स्टेटमेंट देता था, अगर वो जारी हो जाती थी, तो लोग उसके बारे में बड़ी बात करते थे, उसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बड़ा इंपैक्ट उसका नजर आता था, और बहुत सारे उसके मामलात होते थे। बट दिस पॉइंट इन टाइम हो ये रहा है कि उनकी जो स्टेटमेंट आती है, अभी हम सब उसकी अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। एक कह रहा है कि जी ये पॉजिटिव है, एक कहता है जी नेगेटिव है, और एक ये तबका है वो कहता है कि जी इसको तो सीरियस अब लेने की जरूरत ही नहीं है। अब तो अगर वापस ऐसे मुज़ाकरात की तरफ आए तो क्या वे फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है? क्योंकि क्लोजिंग वहां तो हो गई है, क्लोजिंग ज़रा इतलात अभी आएंगी चीजें, तो किस तरह देख रहे हैं सर? ये इट्स यानी फर्स्ट स्टेप है, ये पहला स्टेप है। इसके अंदर जैसे मैंने इनिशियली कहा कि सबसे पहले जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, हमारे से मुराद ये है कि पाकिस्तान का वो ये कि ये जो सिलसिला है सीज फायर का, इसको थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग किया जाए। नंबर 1, ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें कुछ अनरियलिस्टिक भी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर अपेरेंटली ऐसा लगता है कि इम्प्रैक्टिकल है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं हो सकता। डायलॉग उसी के ऊपर करना है। लेबनान के अंदर फर्दर ये कि कोई एडवेंचर ना करे थर्ड पार्टी, उसको डिसंगेज किया जाए, और अपने फैसलों के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट हो। यूएस लीडरशिप, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और ईरान की जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है जी। ये इसमें जो जमानत वाला एलिमेंट है उसके ऊपर चूंकि बार बार जो ऑफ द रिकॉर्ड भी चीजें हुई हैं और जो टेबल भी की गई है वहां पे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जमानत के लिए तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आ गया ना। अब पूरी दुनिया में किसी को भी जमानत चाहिए, मेरा ख्याल है, मेरी अपनी राय है, मैं एज अ पाकिस्तानी नहीं, मैं आपको एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की हैसियत से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ही एक जमानत है जो इस चीज को अब आगे जाकर का जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है वो काबिल दीद, और हमने देखा कि पूरी दुनिया की नज़र जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पे है। नाज़रीन, ये जो ट्रांसमिशन का सिलसिला है ये जारी रहेगा, इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।